अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है वो आईकेप के जो चैप्टर नंबर 11 है, प्रोबेबिलिटी से रेलेवेंट, उसके कुछ सवालात डिस्कस करूंगा 11.1 से 11.10। सबसे पहला सवाल है 11.1, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ स्टेटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। अब ये थ्योरेटिकल सवाल है, बुक की रीडिंग से आपको आ सकता है। 11.1 का आंसर सी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ और इसमें हेड और टेल दो चीजें आती हैं, तो उसका अगर मैं सैंपल स्पेस बनाऊंगा तो इस तरह से हम कर्ली ब्रैकेट्स बनाते हैं, और जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज को लिस्ट कर कर और दोबारा से कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज करते हैं, तो इसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। और सैंपल स्पेस में सारे पॉसिबल आउटकम्स लिस्टेड होते हैं। 11.2, समथिंग विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। कोई भी ऐसी चीज जो डिफरेंट वैल्यूज ले सकती हो विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, और उसके होने के मुख्तलिफ तरह के इम्कानात हो, प्रोबेबिलिटीज हो, इज कॉल्ड, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अच्छा सर, रेंडम, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है? ये उसी वेरिएबल की टाइप है, लेकिन एक जनरल टर्म काफी है। तो 11.2 का आंसर ए होगा। 11.3, if two events have no elements in common, they then they are known as। अगर दो इवेंट्स ऐसे हों कि जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? 11.3 का आंसर सी होगा, उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया है। मिसाल के तौर पर आप डाइस रोल करते हो, डाइस रोल कर कर इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलते हो 3/6। और इवन नंबर जो है वो कौन कौन सा होगा? डाइस पर 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। और ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 3/6 है, क्योंकि ऑड नंबर में क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। इन दोनों का कोई भी आउटकम कॉमन नहीं है, लिहाजा ये दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। इवन नंबर आना और ऑड नंबर आना डाइस को रोल कर कर, ये दो जो इवेंट्स है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, यानी कि ये वो इवेंट्स है जो एक साथ इकट्ठा अकर नहीं हो सकते हैं। इनमें किसी किस्म की कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। 11.4, if two events have at least one element in common, then the events are said to be। अब डाइस की एग्जांपल ले लें, लेट से डाइस को रोल किया। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा? तो मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी 2/6 होगी, और इसमें क्या आएगा? 3 और 6। यानी कि अगर एक डाइस को रोल करते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स होते हैं। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आएगा वो 3 के टेबल में आता होगा? तो भाई 3 के टेबल में जो नंबर आता होगा वो 3 है और 6 है। अब देखें, अगर हम इसकी और इसकी बात करते हैं, लेट से मैं बोलूं कि क्या ऑड नंबर आना और मल्टीपल ऑफ 3 ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में एक कॉमन आउटपुट एग्जिस्ट करता है। तो हम बोलेंगे कि ये दो इवेंट्स नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। कभी भी आपके जो आउटकम्स हैं उसमें कोई भी एक एलिमेंट कॉमन हो, मिसाल के तौर पर यहाँ 3 और यहाँ पर भी 3 है, कोई भी एक चीज कॉमन हो जाए, तो वो इवेंट्स नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ये हम अपने क्लास लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 11.4 का आंसर सी होगा। 11.5, if three coins are tossed then a number of outcomes are। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करो। एक कॉइन को आपने 3 बार टॉस किया, आप जो है वो 3 बॉक्सेस बना लो। पहली बार हेड या टेल में से कुछ भी आ सकते हैं, दूसरी बार हेड या टेल में से कुछ भी आ सकते हैं, तीसरी बार भी हेड या टेल में से कुछ भी आ सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 2 × 2 इज 8। अगर मैं 3 कॉइन्स को टॉस करता हूं और मुख्तलिफ तरह के क्या आउटकम्स हो सकते हैं वो लिस्ट करता हूं, तो मैं ये कहूंगा कि 8 तरह के आउटकम्स हो सकते हैं। अगर उनको लिख भी दिया जाए तो फॉर एग्जाम्पल हेड 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 एक होगा, दूसरा हेड हेड टेल होगा, तीसरा हेड टेल हेड होगा, चौथा टेल हेड हेड होगा, और इसी तरह से टेल 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 होगा, फिर टेल टेल हेड होगा, फिर टेल हेड टेल होगा, फिर हेड टेल टेल होगा। तो आप देखिए 8 पॉसिबिलिटीज हैं। सिंपल रूल वही है जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्लासेस में पढ़ा है। इसी तरह से 11.6, इफ 3 डाइस आर रोल्ड देन द नंबर ऑफ आउटकम्स आर।
अगर 3 डाइस को रोल करा जाए तो टोटल कितनी तरह के आउटकम्स होंगे? तो अगेन हम यही करेंगे, हम लिखेंगे कि भाई पहली बार जब रोल करोगे तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, दूसरी बार रोल करोगे तो अगेन 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकते हैं, तीसरी बार रोल करोगे तो अगेन 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो 6 × 6 × 6, 6 × 6 36, 36 जो है वो 216 तरह के नतीजे बन सकेंगे। अब उसकी लिस्ट बनाने तो हम यहाँ पर नहीं बैठेंगे। 11.6 if an experiment consists of rolling a dice and then flipping a coin, the number of outcomes are, कितने अलग अलग तरह के आउटकम्स हो सकते हैं? अच्छा, 11.6 का आंसर बी था और 11.5 का आंसर भी बी था। ठीक है। 11.7, इस एक्सपेरिमेंट में हमने पहले डाइस को रोल किया। डाइस को रोल करेंगे तो 6 मुमकिन बातें हैं और कॉइन को फ्लिप करेंगे तो 2 मुमकिन बातें, तो 12 तरह के आउटकम्स होंगे। किस तरह के? डाइस पर 1 आ जाए, कॉइन पर हेड आ जाए, डाइस पर 2 आ जाए, कॉइन पर हेड आ जाए, डाइस पर 3 आ जाए, कॉइन पर हेड आ जाए, डाइस पर 4 आ जाए, कॉइन पर हेड आ जाए, डाइस पर 5 आ जाए, कॉइन पर हेड आ जाए, डाइस पर 6 आ जाए, कॉइन पर हेड आ जाए। यहाँ पे डाइस पर 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, 4 टेल, 5 टेल और 6 टेल। तो आप देखें 12 पॉसिबिलिटी में, तो हमारा आंसर 11.7 का सी होगा। 11.8 which of the following applies to discrete as well as continuous variable? डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जो होल नंबर्स में आकर होता है, कंटिन्यूस वेरिएबल वो होता है जो कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब इसमें बाइनोमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन अभी आप लोगों ने शायद चैप्टर 11 में ना पढ़ा हो। बहरहाल इसका आंसर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए यूज करते हैं, और अगर कोई अप्रोक्सीमेशन होती है तो डिस्क्रीट वेरिएबल की अप्रोक्सीमेशन भी इससे हो सकती है, लेकिन ये आगे के चैप्टर्स हैं तो ये एमसीक्यूज अभी आप छोड़ सकते हैं। 11.9 the arrangement of some or all of the objects without considering the order of arrangement is called, यानी कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखा हुआ अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट से ऐसे लगता है परम्यूटेशन की बात कर रहा, लेकिन ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि ए और बी ए को अलग नहीं माना जा रहा, बल्कि ए बी को एक ही बार माना जा रहा। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लेक्चर्स में आपने ये पढ़ा था कि भाई ए बी और बी ए दो अलग अलग ऑर्डर्स हैं। परम्यूटेशन के हिसाब से दो चीजें हो गई, कॉम्बिनेशन के हिसाब से ए और बी की एक ही टीम है, एक ही ग्रुप है, एक ही सिलेक्शन है, एक ही चीज है। तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर जो उसूल अप्लाई हो रहे हैं वो कॉम्बिनेशन के अप्लाई हो रहे हैं। हाँ, अगर लिखा हुआ होता कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यानी कि ए और बी और ए अलग बात है, तो फिर परम्यूटेशन होता। अच्छा, इफ 10p3 इज इक्वल टू 720 देन 10c3। अब देखिए, आप तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेटर अगर इस्तेमाल करते हैं तो 10c3 का आंसर 120 आता है, लेकिन ये सवाल इस तरह से दिया हुआ इसलिए क्योंकि जो 10p3 होता है इसको अगर हम मैन्युअली सॉल्व करें ना, 10p3 को अगर मैन्युअली सॉल्व करें तो उसका मतलब होता है 10 फैक्टोरियल। देखिए, जनरल फॉर्म बता दे तो NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल। यानी कि 10p3 का मतलब होता है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 - 3 यानी कि 7 का फैक्टोरियल, और ये आ रहा है 720। आप कैलकुलेट कर चेक कर सकते हैं। आप अपने कैलकुलेटर पे 10 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दें 7 के फैक्टोरियल से तो आंसर 720 आएगा। अच्छा, एनसीआर जो है ना, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर का फैक्टोरियल। तो कैलकुलेटर पे तो आप 10c3 कैलकुलेट करेंगे तो 10c3 120 आएगा, वही सही आंसर है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एनपीआर और एनसीआर में सिर्फ इतना फर्क होता है कि एनसीआर के लिए मजीद एक बार आर फैक्टोरियल से एनटीआर की वैल्यू को डिवाइड किया जा रहा है। तो आप 720 को अगर 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड करते हो, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, तो मैन्युअली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो 720 डिवाइडेड बाई 6 से। तो यहाँ पर हमने 10 सवाल किए, मजीद सवाल इंशाल्लाह अगले लेसन में। थैंक यू।